नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। जीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो फिलहाल बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर कराए गए सर्वे के अपने जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक कर दिया है। और उसके बाद न सिर्फ बिहार की बल्कि देश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। और अब इसको लेकर लगातार लगातार जो चर्चाएं हैं वो गर्म हो गई हैं। आपको याद होगा हाल ही में इसको लेकर जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, इसको लेकर जातिगत जनगणना किए जाने को लेकर एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई थी। हालांकि लगातार ये बहस का एक मौजू रहा है, बहस का एक टॉपिक रहा है, लेकिन जातिगत जनगणना आरक्षण में आरक्षण की मांग को लेकर जब महिला आरक्षण बिल पेश किया गया तो इसमें हमने गति आती देखी। आपने देखा होगा राहुल गांधी ने संसद में और अपनी तमाम सभाओं और रैलियों में इसका जिक्र किया और कहा कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए, देश का एक्सरे कराया जाना चाहिए और ये जो आंकड़े हैं वो सार्वजनिक किए जाएं ताकि सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी की जो लड़ाई है वो पूरे तरीके से न्यायबद्ध तरीके से वो की जा सके और जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हिस्सा दिया जाए। और आज बिहार की सरकार ने ये आंकड़े सार्वजनिक करके जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलों को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको याद होगा कि कैसे लगातार ओबीसी की सियासत करती रही है भारतीय जनता पार्टी और ये बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो ओबीसी हैं और उस ओबीसी कार्ड को खेलते हुए 2019 में 2014 में किस तरह से ओबीसी का वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया ये सबके सामने है। लेकिन अब जो ये आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं उससे जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ गई हैं। मैं बहुत मोटे मोटे तौर पर आपको बताती हूँ कि जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं उसमें जो पिछड़े हैं वो 63% है, 63% है। SC ST जो है वो 21% है और जो जनरल कैटेगरी है वो लगभग 15.5% है। 215 जातियों की जाति आधारित जनगणना जो है वो कराई गई। इसकी रिपोर्ट जो है आज सार्वजनिक की गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर यह बताया गया कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है, किस तरह से ऐप के जरिए लगातार महीनों की मेहनत के बाद ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं। 13,07,25,310 आबादी इसमें बताई गई है और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिछड़ा वर्ग जो है वो 63% है इसमें। और इसमें ये भी बताया गया है कि जनरल कैटेगरी कितनी है, इसमें मुसलमानों की आबादी भी बताई गई है 17.07%। और अब इसके बाद से ही एक नई बहस ने जन्म ले लिया है और लग ही रहा है कि जो दरबारी और जो सरकारी मीडिया है उसको भी एक टारगेट दे दिया गया है, क्योंकि लगातार मैं हेडलाइंस देख रही थी और हेडलाइंस में ये बताया गया कि हिंदू 81.09%, मुसलमान 17.07%। तो उसे हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की जो एक तरह की स्ट्रेटजी है, एक कवायद है, उसको शुरू कर दिया गया है गोदी मीडिया की तरफ से, दरबारी सरकारी मीडिया की तरफ से उनको ये टारगेट जो है वो दे दिया गया है। लगातार मैं ट्वीट्स भी देख रही थी तमाम इस तरह के सरकारी पत्रकारों के, एंकर्स की और चैनल के जरिए भी इस तरह की हेडलाइंस जो है वो दी जा रही है। जाहिर सी बात है कि ये जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं इसने ना सिर्फ आने वाले जो राज्य के चुनाव हैं बल्कि 2024 की जो सियासत है, जो जो राजनीति अब होने जा रही है उसकी पूरी तरीके से पटकथा को लिख दिया है। और ये अब साफ है कि आने वाले दिनों में किस बिना पर राजनीति अब की जाएगी और किस तरह से जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से किया जाएगा। इसको लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जातिगत जनगणना से पता चलता है कि यहाँ ओबीसी प्लस SC प्लस ST 84% हैं। केंद्र सरकार के 90 सचिवों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं जो भारत का मात्र 5% बजट संभालते हैं। इसलिए भारत के जातिगत आंकड़े जानना जरूरी है। जितनी आबादी उतना हक, ये हमारा प्रण है। तो जितनी आबादी उतना हक की सियासत
अब शुरू हो चुकी है और शायद यही वक्त है जब इसको लेकर बात की जाए और कितना इंतजार किया जाएगा, सवाल अब ये भी है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर नवल किशोर हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिबा असलम फहमी साहिबा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गई हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। शुरुआत में नवल जी आपसे मैं करना चाहूंगी। अब ये आंकड़े जो आपने सार्वजनिक कर दिए हैं, जाहिर सी बात है आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी कानूनी दावपेच आपको देखने पड़े, ये भी आपको हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तमाम आगे दरवाजे आपको खटखटाने पड़े। नियत अगर साफ हो तो तमाम अड़चनों को पार करते हुए भी आप ये आंकड़े सार्वजनिक कर सकते हैं, ये आपने दिखाया है। अब अगला स्टेप आपका। आवाज आ रही है आपको? जी 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 आ रही है। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ बिहार सरकार को और देश की जनता को कि पहली बार जिस जानकारी को अभी तक प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मांग किए गए, लगभग 7 दशक से आप कह सकते हैं कि जो तीनों आयोग, प्रथम पिछड़ा आयोग या द्वितीय पिछड़ा आयोग, काका कालेलकर और मंडल आयोग, सबने कही थी कि अगर आंकड़े होते तो अनुशंसा करने में ज़्यादा आसानी होता और वैज्ञानिक हो सकता था। इनफैक्ट बिहार के संदर्भ में मुंगेरी लाल आयोग का भी रिपोर्ट है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि अगर आंकड़े होते तो उसके आधार पे जो अनुशंसा या जो बातें कही जाती वो ज़्यादा प्रासंगिक होती। तो एक पहला पड़ाव तो ये था कि पहले जानकारी तो हो। जहाँ तक हक का सवाल है, अधिकार का सवाल है और इसके उपयोग का सवाल है, उपयोग तो सबसे पहला उपयोग इसका ये है कि जब वैज्ञानिक आंकड़े आपके पास आ गए तो अब जो सामाजिक हिसाब से जो विकास का एक नया तरीका जाहिर हो सकता है कि जो भी पॉलिसीज होंगे उसमें आपके पास आंकड़े होंगे, तो जितने भी ज़रूरी हैं और क्या ज़रूरी है उसकी जानकारी होगी। तो नीति और नियत दोनों का समावेश करके एक समावेशी विकास का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सकता है इस जानकारी के माध्यम से। और ये जानकारी इसलिए आवश्यक है कि अगर समाज को हम देखें तो जो गरीबी है उसके कई सारे आधार हैं और संविधान सभा के डिबेट में भी कहा गया कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो कि सामाजिक और शैक्षणिक अवरोध से पीड़ित है और उसको आगे बढ़ाने की या मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। तो जाहिर है उसके लिए पहला कदम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सामाजिक न्याय के बाद जो आर्थिक न्याय का मार्ग है उसको प्रशस्त करने का ये सबसे बड़ा जो दस्तावेज साबित होगा आने वाले समय में बिहार के संदर्भ में। और देश के संदर्भ में भी एक मुहिम चलेगी या एक ऐसा मनोभाव बनेगा सभी दलों के बीच में कि एक जानकारी देश स्तर पे भी ऐसी हो ताकि देश के सरकार को मालूम रहे कि खर्च कहाँ और किन के लिए करना है, जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उसके वैज्ञानिक आधार क्या हो। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये बेहद ऐतिहासिक क्षण है। जी बिल्कुल। लेकिन गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने की कोशिश है आपकी और इसके सिवा कुछ नहीं है। नहीं, बिहार की जनता ने उनको 39 सीट दिए थे 2019 में, उससे पहले भी 30 से 35 के आसपास सीटें दिए थी। उनको ये बताना चाहिए कि बिहार की जनता के लिए पिछले 9 साल में उन्होंने क्या किया। जो मंच से सार्वजनिक तौर पे जो वायदे किए गए वो चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा हो या आपको ध्यान होगा 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जाकर वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि आप हमें मैंडेट दीजिए, हम 19 लाख रोजगार और नौकरी देंगे। 20 महीना तक सरकार में रहे और 20 रोजगार भी नहीं दे पाए, ये उनका सच्चाई है। तो उनकी जो राजनीति है जिसमें कथनी और करनी में फर्क है उसको आप इसमें भी देख सकते हैं। जब भी आप जातीय सर्वेक्षण की बात करेंगे या जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी की इकाई दोनों सर्वसम्मति से पारित विधानमंडल के प्रस्ताव में साथ थी, शिष्टमंडल जो प्रधानमंत्री से मिले उसमें भी साथ थी। लेकिन उसी दल का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कहता है कि जो जातीय सर्वेक्षण है वो या जनगणना नहीं हो सकती है। तो ये जो दोहरा स्टैंड है, जो हिपोक्रेसी है समाज को लेकर, वो साफ हो गया है। और उसमें आपने ये भी देखा है कि विगत 6 महीने में जब से ये अभ्यास शुरू हुआ है जातीय सर्वेक्षण का बिहार सरकार के द्वारा, कितने तरीके से
ऐसे संगठन जो उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार ने भी किस तरह से उसको रोकने का प्रयास किया। तो ये सच अब पूरे जनता को दिख गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात को माना है कि ये जानकारी हासिल करना कोई गैर कानूनी नहीं है और इससे समाज को फायदा हो सकता है। तो हमने तो जो किया है या बिहार सरकार ने जो किया है उसके लिए तो उनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को, जो कि लगातार इस मुहिम में, या माननीय लालू प्रसाद यादव जो 1990 से ही इस मांग को उठाते रहे हैं और उन चीज़ों को दिखाकर उन्हें बताया है कि समाज का अगर विकास चाहते हैं तो उसका वैज्ञानिक आंकड़ा लाभ को लेने में क्या घाटा है या क्या आपको उससे बैड है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपना भी इतिहास देखे, ऐतिहासिक अवलोकन करे, तो 2010 में, बस 10-20 सेकंड में मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। अगर 2010-11 का अगर आप देखेंगे संसदीय डिबेट, तो उसमें गोपीनाथ मुंडे, जो उनके एक बहुत ही मजबूत चेहरे थे उनके पार्टी के, उन्होंने संसद के पटल पे कहा कि अगर जातियों का गिनती नहीं होगा, ओबीसी का, क्योंकि एससी एसटी का ऑलरेडी है, जो रिलीजियस आधार पर गिनती है वो भी हो चुका है, तो जो ओबीसी जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनकी गिनती अगर 2010-11 में नहीं होगी तो अगले 10 साल के लिए अन्याय होगा। वो ऐसा दल का नेता जब ये बात कह रहा है, और संसदीय लोकतंत्र में देखिएगा कि 2010 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ 8-10 साल में कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य नेतृत्व संघ के साथ एकदम उलट हो गया कि ये काम नहीं हो सकता, ये इससे जातिवाद फैलेगा या तमाम तरह की विकृतियां फैलेंगी। तो ये जो समझ और जानकारी है, उसका राजनीतिक पक्ष क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि उसका दोहरा स्टैंड क्यों है बिहार राज्य में और केंद्र में। जी जी, जाहिर सी बात है। और डॉक्टर पूजा मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। डॉक्टर पूजा, हम ये देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक अपनी रैलियों से तमाम जगहों पर अब वो कह रहे हैं, ओबीसी आरक्षण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर वो बात कर रहे हैं। 90 सेक्रेटरीज में से सिर्फ 3 ओबीसी, सिर्फ 5%, ये बात उन्होंने लगातार कही है। और उनका ये कहना है कि 2014 में हमने पूरा सर्वे करा लिया था यूपीए 2 के दौरान, 2014 से पहले, लेकिन हमारी सरकार चली गई और हम उसको पब्लिक नहीं कर पाए। और हम ये सरकार से कहते हैं कि उसको पब्लिक कर दें, और अगर नहीं करती तो जैसे हमारी सरकार बनती है हम उसको पब्लिक कर देंगे। लेकिन जैसे ये बिहार सरकार ने जो ये आंकड़े सार्वजनिक किए हैं और सर्वे कराया है, क्या वहां पर भी इस तरह के आंकड़े, इस तरह के सर्वे करवाकर उन आंकड़ों को सार्वजनिक कराया जाएगा? क्योंकि एक तरह का प्रेशर जो है वो जरूर केंद्र की सरकार पर जरूर बन रहा है इन आंकड़ों के सामने आने के बाद, लगातार इस बहस के तेज होने के बाद। बुशरा जी, बिहार सरकार ने तो एक नजीर अदा कर दी है, एक लकीर खींच दी है बहुत बड़ी। जाति आधारित और देश के समावेशी विकास में संसाधनों के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, गरीब, वंचित और हाशिए पर लोगों को की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज बिहार सरकार ने गांधी जयंती के दिन, गांधी से बड़ा इस देश का आइकॉन कौन होगा, उस जयंती के दिन एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। और ये बिल्कुल सरकार पे जो आप कह रही है प्रेशर टैक्टिक होगा, ये बिल्कुल होगा, क्योंकि अब देखिए इनकी नीयत और इनकी जो खोट है इनकी नीयत में, वो सामने आ जाएगा। मैं अपनी बात शुरू करूंगी, एक अमेरिकी कवयित्री थी विलकॉक्स, वो 1945 में लिखती, 1945 में, इन इंडिया इज अ ड्रीमी लैंड में, इन इंडियाज लैंड वन लिसन्स अघास्ट टू द पीपल हु स्क्रीम एंड बॉल, फॉर ईच कास्ट येल्स एट अ लोअर कास्ट एंड द ब्रिटिशर येल देम ऑल। भारतवर्ष में लोग बात सुनते उन्हीं की जो चीखते चिल्लाते, क्योंकि हर जाति दुर्बरतर जाति पर धौंस जमाती है और ब्रिटिश जन उन सबको हिकारत भरी नजर से देखते हैं। ये 1945 में ये अमेरिकन कवयित्री लिख रहे थे। तो जाति, जैसा मैंने पहले भी आप ही के शो में कहा, एक सक्रिय व्यवस्था है। अभी तक हम स्पेक्यूलेट कर रहे थे, कल तक जब भी राहुल जी किसी रैली में जा रहे थे, कांग्रेस की कोई रैली हो रही थी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वहां हम ये कह रहे थे कि देखिए जब आप नंबर्स निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व है, पर यही 90 सेक्रेटरीज में सिर्फ 3 लोग उच्च पदस्थों पर, उच्च पदों पर पदस्थ हैं, पर आज बिहार सरकार के नतीजे आए हैं तो 84% बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो लेकिन अगर आप उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे संसाधनों पर, उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे सीट्स ऑफ पावर पे, आज प्रधानमंत्री
एक दो दिन पहले किसी चुनावी रैली में उन्होंने कहा ये मुझे इसलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि मैं ओबीसी हूँ। अरे हम तो ओबीसी के हितों की बात कर रहे हैं। आपके ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम नित्यानंद राय ने कहा था कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराने का हमारा कोई विचार नहीं। आप जातिगत जनगणना के नतीजों पर 2014 पर बैठे हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल्कुल एक सिरे से खारिज भी कर दिया था कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी। आज 84% जब इनका आया है, तो जब हम कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, तो हम किसी को संख्या बल पे आधारित क्यों? ये इंक्लूसिविटी का बेसिक फंडामेंटल टेनेट या प्रिंसिपल है, जिसकी जितनी आबादी उसका इतना हक। इस पे हक नहीं होना चाहिए कि कौन उच्च जाति का है या किसका रसूख है। बहुत बहुत तमाशा हुआ है, अभी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है मनोज झा जी के ठाकुर के कुएं संसद में पढ़ने को लेकर। तो जब ठाकुर जाति जब ये कहती है कि मनोज झा जी के सर को कलम कर दिया जाएगा तलवार से, तो कहीं ना कहीं ये जातीय दम भी है कि हम ऊंची जाति वाले हैं और आपने नाम ले लिया तो हम आपका सर कलम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि जब ये नंबर्स आएंगे, ये सिर्फ जातिगत जनगणना की जो रिजल्ट है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मोटिव नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। ये उनको उनका उचित हक दिलाना, उनका उचित अधिकार दिलाना, ताकि वो टेबल पर आए। अभी तक वो टेबल से भी दूर है, ताकि वो टेबल पे आए और बोले कि जब मैं इस देश में 84% भागीदारी है मेरी जनसंख्या के बल पे, तो मैं सिर्फ 4 या 5% संसाधनों में क्यों सिमट के रह गया हूँ। उनको टेबल तक लाने के लिए जातिगत जनगणना का एक बहुत बड़ा नजीर है। और बिहार सरकार ने सेंट्रल पे प्रेशर तो कर दिया है। हम राजस्थान में, हम छत्तीसगढ़ में, हम तेलंगाना में, ये मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम जातिगत जनगणना कराएंगे। कर्नाटका में हमने ये प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है। तो जब दूसरे राज्य ये करना शुरू करेंगे तो केंद्र पर प्रेशर होगा ही, क्योंकि ओबीसी वर्ग ये समझ चुका है कि देश को, मतलब इन्होंने ओबीसी के नाम पे वोट्स तो ले लिए, पर ठगा बहुत है ओबीसी जनगणना के हिसाब से। तो अब ओबीसी वर्ग भी हमारे साथ, और ये प्रेशर टैक्टिक तो है। और लेकिन सबसे बड़ी बात, ये राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत बधाई दूंगी। जहां तक आपने गोदी मीडिया की बात की, जो हिंदू मुस्लिम वाला जो स्टैट्स दे रहे हैं, बस एक सेकेंड और लूंगी मैं। तेजस्वी यादव जब शिष्टमंडल गया था बिहार का प्रधानमंत्री जी से, तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, मुझे तब से याद है। जब जनगणना में धर्म का कॉलम ऐड करने से धर्मांधता नहीं बढ़ती, तो जाति का कॉलम ऐड करने से जातिवादी कैसे हो जाएंगे सब, ये मुझे बताइए। यही इस बात का एक सिंगल पॉइंट आंसर होगा। ये जो सारे गोदी मीडिया का जो भी चल रहा है, प्रचार और प्रसार चल रहा है सरकार के लिए, यही एक आंसर होगा उनके लिए। बिल्कुल। और इस सबके बीच लगातार लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, सबकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। जाहिर सी बात है, बिहार की सरकार के लिए आज का दिन बेहद बड़ा दिन है। लालू प्रसाद यादव की अगर हम बात तो ऐतिहासिक क्षण हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों, तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार में जातीय आधारित सर्वे को रिलीज किया गया है। यह आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों में के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना रहा है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलितों, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़ा विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो ये कहा गया है लालू प्रसाद यादव की तरफ से। जाहिर सी बात है कि अब इसको लेकर बिहार में ही नहीं पूरे देश में सियासत जो है गर्म हो गई है। अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं कि अब इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना का सर्वे कराया जाना चाहिए, उसके आंकड़े सार्वजनिक किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा है कि आज की जातिगत जनगणना के आंकड़े जो आए हैं इससे भाजपाई घबराए हुए हैं। और मेरे साथ शिबा साहिबा भी लगातार बनी हुई हैं। शिबा साहिबा, आप इसको किस तरह से देखती हैं? लालू प्रसाद यादव एक ऐसा चेहरा जो लगातार सामाजिक बराबरी है, सामाजिक न्याय है, उसके एक चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। और अभी बिहार
सरकार की अगर हम बात करते हैं, जाहिर सी बात है वो बिहार सरकार में है, जेडीयू के साथ है, और बिहार सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी करना पूरी देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में आप इसे देख रही हैं? बहुत शुक्रिया बुशरा। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है, इसका व्यवहारिक और इसका वैचारिक पक्ष एक साथ काम कर रहा है। और आज का जो दिन जिस तरह से 2 अक्टूबर को चिन्हित किया गया जातिगत जनगणना को सामने लाने के लिए, उससे ये पता चल रहा है कि एक खास तरह से आपस की सोच को बिठा करके एक एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ झांकी है जो बिहार में आज हुआ है, ये सिर्फ झांकी है। मेरा मैं आपको बैकग्राउंड एक देना चाहती हूँ इस पूरे मामले में। मिश्रा जी, जब हम लोग सियासी शऊर पैदा हो रहा था, जब हम नौजवान थे, तो उसी समय मंडल का आंदोलन भी हुआ और उसके बाद हमने देखा लगातार ओबीसी और मायावती जी की सरकार आई, ये सब सरकारें आई। उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में आए, तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पुत्र और खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जब उन्होंने दफ्तर घर छोड़ा, तो जब उनके घर को दफ्तर को गौमूत्र से पवित्र किया गया, तो वो सारे भ्रम टूट गए कि शायद अब जाति का सवाल छोटा हो गया है, भोथरा हो गया है, पीछे चला गया है, आर्थिक आधार सब कुछ है। अब जब जिन ओबीसी ग्रुप्स के पास, जिन एससी एसटी ग्रुप्स के पास पैसे आ गए हैं, या वर्ग उनका चेंज हो गया है, क्लास उनका चेंज हो गया है, तो शायद उनको अब सम्मान मिल जाएगा। तो पैसों से, दौलत से सम्मान अगर मिलता होता, तो गौमूत्र से सफाई नहीं करवाई गई होती। एक इंसान का वजूद जो है वो गौमूत्र से ज़्यादा घिनौना था उनके लिए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ख़ास परिवार में, एक जाति में पैदा हुए थे। इसके अलावा भी आप देखें कि जितने भी हमारे राष्ट्रपति कोविंद को देख लीजिए या हमारी राष्ट्रपति मुर्मू को देख लीजिए, जाति का जो सवाल है, और कुछ मत देखिए, आप संडे के क्लासिफाइड मैट्रिमोनियल क्लासिफाइड्स में देख लीजिए, तो जाति तो कहीं नहीं जा रही। ब्राह्मण को ब्राह्मण लड़की चाहिए, अग्रवाल को अग्रवाल चाहिए। ये जो सवाल है कि जाति खत्म हो गई, अब जाति के आधार पर बंटवारा ना हो और जो आर्थिक आधार है उस पर बंटवारा हो, ये एक मुगालता है जिसको लगातार परोसा जाता है, जिनको अपमान सहना पड़ता है, जिनको निरादर तिरस्कार सहना पड़ता है। किसी भी, आप ये बताइए, मैंने आपको जरूर एक उदाहरण दिया है अखिलेश यादव साहब का, लेकिन डीएम साहब कुर्सी छोड़ के जाते हैं, अगर वो दलित जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो गौमूत्र से सफाई होती है उनके कार्यालय की। किसी भी पूजा में आप ये बताइए, इस देश में एक तो पूजा जिस तरह हर चीज़ के से पहले होने लगी है, तो वो तो एक दूसरी डिबेट है कि ये सेकुलर कंट्री में ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होता भी है तो मुसलमान को तो बिठा लेंगे, लेकिन किसी ओबीसी और आदिवासी को नहीं बिठाएंगे, ये भी एक सच्चाई है। तो अगर इतना पेवस्त है जाति हमारे समाज में, तो इस पर बात होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो अभाव का तंत्र बनाया गया, हमारे यहाँ जाति का जो विद्वेष है और जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी का जो विद्वेष है, वो आता कहाँ से? वो इस बात से आता है कि हम चाहते हैं कि सबको शिक्षा मिल जाए, सभी शिक्षा लेना चाहते हैं और कोई इसको मना भी नहीं करता, लेकिन उतने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं बनाए जाते हैं। तो एक जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल कंपटीशन पैदा किया जाता है, एक एलिटिज्म पैदा किया जाता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, बिहार की यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं होंगी, तो सारे बच्चे ढूल के पहले यहाँ आएंगे और फिर यहाँ रिजर्वेशन का चक्के में पिसेंगे। तो अभावों की जो पूरा अर्थतंत्र है, अगर इसको खत्म करके एक बेसिक काम, आप इतने एनपीएस करते हैं, इतने बड़े बड़े धन्ना सेठों के, कॉर्पोरेट्स के इतने लोन माफ करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अगर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और अपने बेसिक शिक्षा को ठीक कर देते, तो ये हमारा यूथ दुनिया हिला सकता है और हिला ही रहा है, जिसको मौका मिला हिला रहा है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा पैदा की गई है और जाति के सवाल को बनाए रखा गया है, ये इस डिसीजन के साथ में बनाए रखा गया है कि अभाव बना रहेगा, हम जिसको चाहेंगे उसको उपकृत करेंगे, उसको देंगे। जिनके पास सामाजिक पूंजी है, सोशल कैपिटल है, कि हमारे चाचा ये थे, हमारे फला जज थे, हमारे फला अधिकारी थे, इनके बीच में सब कुछ बंटवारा होता रहेगा। तो राहुल गांधी जी ने जो आपको बताया कि हमारे ओबीसी से सिर्फ इतने आते हैं, सिर्फ 3 अधिकारी आते हैं, ये बहुत बड़ा आईना दिखाया था समाज को। उस आईना दिखाने के बाद, उस तस्वीर पेश करने के बाद, ये जो आंकड़ा आया है, ये और भी ज्यादा उस डिवीजन को
शार्प बना देता है कि संख्या 63%, मतलब मैंने 2 बार चेक किया, खुद भी आंकड़े ईबीसी ओबीसी का जोड़ा और मुझे लगा बाप रे बाप, जब ये आंकड़े हैं और कुछ भी बदल नहीं रहा, और अभी का आंकड़ा, लेटेस्ट आंकड़ा बताया सचिवों का राहुल गांधी साहब ने, तो मुझे लगा कि अब तो दूध का दूध पानी का पानी है। पूरे भारत में ये सच्चाई सामने आनी चाहिए लोगों के, और उस पर बात हो कि कैसे। और दूसरी बात ये देखिए, कोई भी सवर्ण इस देश में ऐसा मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि नहीं आप ओबीसी को मत दीजिए, ओबीसी का हक मारना है, या एससी एसटी का। वो सिर्फ ये कहते हैं उनको भी मिले हमको भी मिले, दोनों को मिले। तो ये जो बात है कि उनको भी मिले और हमको भी मिले, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, तो इस बात के ऊपर आप अभावों पर जब तक आप बना करके रखेंगे, अभाव का तंत्र बना करके रखेंगे, अगर 1000 लोगों को शिक्षा चाहिए और 100 लोगों की व्यवस्था है, तो आप खुद चाहते हैं इस देश में एक दूसरे से लोग नफरत करें, कोई ना कोई आधार बना करके किसी को पीछे रखा जाएगा। और ये जाति तो सबसे पुराना आधार है ही है। भारत में जाति कहीं नहीं गई है, ये और शार्पेन हुई है। हमारे यहाँ जो ऑनर डिसऑनर किलिंग्स हैं वो कहीं नहीं गई हैं हमारे यहाँ। और बाकी जो आपने देखा, ब्राह्मणों ने अपनी अलग सोसाइटीज बनाई, उस पर किसी को एतराज नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आपने देखा कि और जातियों ने भी इसी तरह से अपने अपने बाड़ेबंदी की। तो जाति हर जगह है, सिर्फ इस तंत्र में जाति ना हो ये कैसे मुमकिन है? ये हो नहीं सकता है। ये एक तरह का दिवास्वप्न है, बिना ग्राउंड रियलिटी को फेस किए हुए ये नहीं होगा। पूरे खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह पर ये आंकड़े हमारे पास आने चाहिए। जी बिश्रा जी। बिल्कुल। और बिहार ने अपना एक्सरे कर दिया है, अपनी जनता का एक्सरे करके ये बता दिया है कि कितने जाति के कितने प्रतिशत लोग बिहार में रहते हैं और किस तरह से उनकी उन भागीदारी और जितनी उनकी जनसंख्या है उसके हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए समाज में, न्यायिक बराबरी। और इसके एक पटकथा जो है वो लिख सकेगी अब तक जिस तरह से हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो पहले सुन लेते हैं, फिर मैं डॉक्टर किशोर आपके पास आ रही हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है, और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा, तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया। लेकिन तो अभी आपने यहाँ पर सुना तेजस्वी यादव को, उन्होंने तमाम बातें यहाँ पर रखी हैं।
डॉक्टर नवल, 80-20 की बात प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं। आपने 80-15 की सियासत को क्या जन्म दे दिया है, और क्या आगे आने वाले चुनाव में, चाहे विधानसभा के हो, लोकसभा के हो, अब इसी पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, चुनाव के तो अलग डायमेंशंस होते हैं और उसके तरीके भी लड़ने के अलग होते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जनता सरकार का आकलन करती है कि आखिर ये सरकार है क्या। जब हम पिछड़ा की बात करते हैं या 84% की बात करते हैं, हमें परसेंटेज से मतलब सिर्फ इतना है कि आज का वस्तु स्थिति क्या है, और वह वस्तु स्थिति जो है वो बिना रिजर्वेशन का है। जैसे आपने अभी देखा होगा, महिला आरक्षण में हम लोगों ने क्यों ओबीसी महिलाओं की जगह देने की मांग की, क्योंकि अभी तक तो जो आरक्षण जो आ रहा था, जो प्रक्रिया, उसमें तो कोई आरक्षण था नहीं। आरक्षण SC ST का जो था वो तो पहले संविधान संगत था, और संविधान ने ये तय किया है, या आरक्षण का मूल अर्थ ये होता है कि आरक्षण जब भी आप तय करेंगे तो उसमें जो डायमेंशंस उसके होंगे वो पिछड़ी और दलित जातियों के होंगे और उनके अपने आधार होंगे। जैसे पहले आरक्षण जो चलता आ रहा है उसका 2 ही आधार है, हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, जो ऐतिहासिक तौर पे वंचित समूह है जिसमें कि SC ST आता है उनको दिया जाएगा, या यह तय हुआ संविधान सभा में कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे होंगे उनको मुख्यधारा में लाया जाएगा। क्या कारण है कि महिला जो कि डबल डिसएडवांटेज में है, ये सबके वो पितृ सत्तात्मक प्रणाली का भी शिकार है, तो वैसे शिकार युक्त समूह का जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये 50% महिलाओं को क्यों अनुपस्थित रखा जाता है, ये भाजपा के पिछड़ा विरोधी होने का चरित्र साबित करता है। अभी जो आपके पैनल पे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं उन्होंने सही बोला कि जब भी सरकारें बात करती हैं तो उनको कम से कम व्यवहारिक और व्यवसायिक दोनों पक्ष पे देखना चाहिए। तो अगर हम भाजपा को देखते हैं आरक्षण के आधार पे, तो व्यवहारिक रूप में भी दिखता है कि आरक्षण विरोधी है और व्यवसायिक में तो है ही। इसके 3 उदाहरण हैं कम से कम। एक आप देखिएगा कि उन्होंने आते ही लैटरल एंट्री का प्रायोजन स्टार्ट किया। लैटरल एंट्री में कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये आपको भी मालूम है। दूसरी बात, उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने एक ऐसा कैटेगरी है, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। आप बताइए कि जो लोग इतने दिन तक शिक्षा के प्रणाली से होते हुए एक सिस्टम के तरफ, जिसमें कि दोनों तरह का होता है, आप शिक्षा भी हासिल करते हैं, परीक्षा भी देते हैं और इंटरव्यू भी देते हैं, उसके बाद आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिनको मन होगा, उसमें भी कोई रिजर्वेशन नहीं, उसका कोई आधार नहीं है। आज तक किसी को नहीं मालूम है कि उसके तरीके क्या हैं जिसके आधार पर आप लेटरल एंट्री करते हैं। तो ये तो उनके कार्य प्रणाली में दिखता है। दूसरा, आप RSS जो कि उनके पीछे की संगठन है, उनके सारे सोच का सूत्रधार RSS ही है, ये एकदम दिखी और खुली हुई बात है। RSS 2015 में कहती है, बिहार के चुनाव के समय ही, कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। अभी 1 महीना पहले उनके प्रमुख बोलते हैं कि आरक्षण तब तक रहेगा जब तक गैर बराबरी रहेगा, और ये 2000 साल से चलता आ रहा है। तो ये जो इधर उधर की बात करके और लोगों को भटकाने का प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे जो संगठन है वही करती है, और लोगों को भड़माने और भटकाने का तमाम तरह का प्रयास करती है। और उसी कड़ी में उन्होंने महिला आरक्षण बिल भी लाया, जिसको पार्लियामेंट ने पारित तो कर दिया है, लेकिन तारीख नहीं मालूम है कि ये कब लागू होगा। 2029 में होगा, 24 में तो नहीं होगा, 29 में होगा या 34 में होगा, कोई नहीं जानता है। तो हम लोग का सिर्फ ये मानना है कि अगर हम सही में जनता के लिए काम करना चाहते हैं तो पहले हमको जनता के चरित्र की समझ होनी चाहिए। चरित्र का मतलब है कि सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, उसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी से या आंकड़ों से डर भाजपा को लगता है, और यही कारण है कि वो इधर उधर भरमाने का कोशिश करती है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि इस जानकारी के आधार पे जो सरकारें काम करें, उनके नीति और नीति के पीछे नियत, जो कि कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब ओबीसी को वंचित कर देते हैं महिला आरक्षण बिल से, तो पता चलता है ये किसका साथ है और किसका विकास है। तो इसी आधार पे हमारी पार्टी और हमारे संगठन के जो भी लोग हैं, आपने देखा होगा 2022 अगस्त में जो बिहार में परिवर्तन हुआ, वो पूरे देश में एक संदेश दिया कि ऐसे सरकार को तुरंत जाना चाहिए जिसको लोगों की चिंता नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो जातीय जनगणना पे जो हमने पारित किया है या सूचना जो सार्वजनिक किया है, उससे भी एक संदेश जाएगा कि आज के बाद कोई भी राजनीतिक दल को तय करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जातीय जनगणना खासकर ओबीसी के संदर्भ में कि उसका हिमायती है या नहीं है। ये मूल बात है जो कि हम लोग बताना चाहते हैं। बिल्कुल, और हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि चुनावी मंचों से प्रधानमंत्री ओबीसी की बात कर ही नहीं रहे हैं, जो लगातार ये कहते रहे कि वो एक ओबीसी प्रधानमंत्री हैं,
और भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको भुनाती रही और अभी भी हमने देखा था कि लड्डू हैं जानी से थे एक तरह की फेक न्यूज जिसकी फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। सरसरी प्रधानमंत्री ओबीसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। देवेगौड़ा का नाम वो दरअसल भूल गए कि ये जो कि देश की हर चीज का जो पहला काम है वो उन्होंने किया है। तो ये हो जाते हैं कि शायद कुछ लोग ये भी कह जाते हैं कि आजादी ही 2014 के बाद व्यवहारिक रूप से मिली है देश को। लेकिन डॉक्टर पूजा, अब जबकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि सांप्रदायिक सियासत जो है वो अपने पूरे चरम पर है। राजस्थान में मैंने अभी नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का बयान मैंने देखा कि किस तरह से वो पूरी इलेक्शन कैंपेन को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उनके नेताओं की तरफ है, उनकी तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ हम लगातार ये देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और खासतौर पर मुद्दों की सियासत करती हुई नजर आ रही है। तो क्या अब ये पिच बिल्कुल साफ है आने वाले इलेक्शंस में अब बात ओबीसी की होगी, जातिगत जनगणना की होगी और इस पर ही सरकार की जवाबदेही तय की जाएगी। आपके हाथ रुक का इक्का जो है वो लग गया है और आपने जो नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा वर्ग है उस पर प्रहार करने की कोशिश है क्या आपकी तरफ से? जी, प्रधानमंत्री जी की छटपटाहट देखिए। अभी मैं देख रही थी कि वो उदयपुर में कितना सांप्रदायिक बयान दिए। क्या ये शोभा देता है कि देश के उच्चतम पद पर बैठे एक प्रधानमंत्री ये कहें कि जो कपड़ा सिलवाने जाते हैं जिस बहाने से वही दर्जी का गला काट कर आ जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री है, वो प्रधान प्रचारक होंगे भाजपा के, पर देश के प्रधानमंत्री से ऐसी सांप्रदायिक भाषा 2 रुपए के ट्रोल्स की तरह लगती है, हेट स्पीच की तरह लगती है। तो मुझे लगता है कि ये पिच बिल्कुल तैयार। इन्होंने ये कर्नाटका में भी बजरंग दल को भुनाने की कोशिश की थी जिसको जनता ने एक सिरे से नकार दिया। प्रधानमंत्री से लेके पूरी कैबिनेट, सारे स्टार प्रचारकों ने बजरंग दल के मुद्दे को बनाने की कोशिश जिस बिल्कुल जिस गुब्बारे की हवा निकाल दी जनता ने जब हमने मुद्दों की बात की, जब हमने उन्हें 5 प्रॉमिसेस की बात की। तो यह लड़ाई अब सांप्रदायिकता वर्सेस सोशल वेलफेयर की हो गई है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जितनी आबादी उतना हक। यहाँ हम बात कर रहे हैं बिहार मॉडल ऑफ जातिगत जनगणना की, वहां प्रधानमंत्री कन्हैया लाल के हत्या की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। तो जनता देख रही है, जनता समझदार है और जनता बोली वही है ना, आप काठ की हांडी को कब तक चढ़ाएंगे? आप कब तक हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं? आप ये भी तो बताइए कि हिंदू रिलीजन के अंदर कास्ट वाइज डिवीजन के नंबर्स कितने हैं? वो आप आंकड़े जारी नहीं करेंगे, वो उसमें आपकी नियति में खोट है। और जब आप अपने को ओबीसी प्रधानमंत्री कह के, आप देखिए पहले होता था कि वो एज ए कांग्रेस प्रवक्ता भी ये मानूंगी कि बीजेपी पिच तैयार करती थी और कांग्रेस उस पर खेलती थी। अब इंडिया अलायंस एक पिच तैयार कर रही है, प्रधानमंत्री जी खुद आके उस पर खेल रहे हैं और क्लीन बोल्ड होते जा रहे हैं जब वो ये क्लेम करते हैं कि वो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, जबकि हमारे 4 राज्यों में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं और हम जातिगत जनगणना की मांग अपने हर चुनाव में उठा रहे हैं, हर प्रचार में उठा रहे हैं और ये जातिगत जनगणना करवाने से बिल्कुल मना कर दे रहे हैं। तो ये सांप्रदायिकता वर्सेस सोशल जस्टिस, सांप्रदायिकता वर्सेस वेलफेयर स्टेट की लड़ाई है। और कभी भी, आज गांधी जयंती है, गांधी से बड़े कौन होंगे इस देश में? हमारा गांधी हमारे इस देश की आत्मा में है। तो जब हम गांधी को याद करते हैं तब तो और भी ये संभव होना चाहिए कि जो ठेले चलाता है, जो सब्जी बेचता है, जो भीख मांगता है, वो भी हमारे जनगणना में नंबर हो और उसको भी उसकी संख्या के आधारित उसका हक और अधिकार मिले। सिर्फ कुछ लोगों के पास ये हक अधिकार ना रहे। और यही गांधी का भारत था जो उन्होंने 1947 में हमें दिया था आजाद करके। और यही गांधी की परिकल्पना आज जातिगत जनगणना पूरी करने की बात कर रही है। गांधी जी भी सांप्रदायिकता से गुरेज करते थे, वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहते थे, वो सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हुए थे। ये भाजपा वाले क्या हिंदू करते हैं, उनसे सीखिए, जिन्होंने छाती पर 4 गोलियां खाते हुए भी हे राम कहा। उन्होंने अछूतों को प्रवेश करवाया अपने आश्रम में। उन्होंने इतने सोशल वेलफेयर के काम किए। गांधी से बड़ा तो कोई हिंदू है नहीं। तो जब हम आज ये गांधी जी की ही परिकल्पना है इस जाति आधारित जनगणना के थ्रू रिसोर्सेस की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करना, समावेशी समाज के निर्माण की बात करना, और इसीलिए गांधी जयंती के दिन मैं बिहार सरकार को फिर से धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने इतना महत्वपूर्ण स्टेप उठाया। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक नजीर पेश कर दे, एक मॉडल
अब इसको बिहार मॉडल के नाम से जाना जाएगा, जिस तरह से उन्होंने इन सर्वेस को, इन आंकड़ों को सार्वजनिक कर दिया है। शिवा जी, क्या 80-20 की बात तो हमारे प्रधानमंत्री करते रहे हैं, मंचों से की जाती है इस तरह की बात, लेकिन क्या आपको लग रहा है अब 80-15 की जो सियासत है उसमें फंस गए हैं पूरी तरीके से? और अब जब ओबीसी की बात बार बार की जाती है और जब ये कहा जाए कि 63% ओबीसीज हैं बिहार में, और अगर पूरे देश में कराया जाएगा तो लगभग 50 से 52% ओबीसी जो है वो निकलकर सामने आएंगे, तो यानी कि आधी आबादी की बात की जा रही है, आधी आबादी से ज्यादा की बात की जा रही है। क्या प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं? उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब आगे कहें तो कहें क्या? देश को और उसकी आबादी को प्रतिशतों में बांटना तो मोदी जी ने ही शुरू किया, 80-20 जैसा कि अभी आपने कहा। तो जब 80-20 पर बात हो रही तो 80 के अंदर जो खिचड़ी पक रही है उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? ये बहुत बुनियादी सवाल है। और देखिए, एक बात यह है कि जिस हिंदुत्व का पहलवान मोदी साहब ने खड़ा किया था लिंचिंग्स कराने के लिए, आगजनी कराने के लिए, बजरंग दल के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, उस हिंदुत्व के पहलवान के जो बाजू थे वो तो ओबीसी ही थे। दिमाग भले ही ब्राह्मण साहब का, किसी ब्राह्मण का चलता हो, किसी ठाकुर साहब का चलता हो, किसी बनिए का चलता हो, लेकिन उसके बाजू और काम तो वो करवा रहे थे उसी ओबीसी से। ओबीसी के खिलाफ एफआईआर होती रही, सारे आपराधिक काम उनसे कराए गए, ओबीसी के खिलाफ फाइलें बनी, ओबीसी के खिलाफ अगर उसने बैकलैश झेला तो उसने झेला, और सामाजिक एक तिरस्कार उसका हुआ। तो जब आप ओबीसी से डर्टी जॉब करवा रहे थे तब आपको ये ख्याल नहीं आया कि इसको हम किसी अच्छे काम में भी तो लगा सकते थे? ये भारत की युवा शक्ति है हमारी, इसको हमें किसी अच्छे काम में लगाना था। अच्छा काम करने के लिए तो आपने अपनी जातियों को, जो आपके मालिकान हैं, जो गोदी मीडिया के भी मालिक हैं और मोदी साहब के भी मालिक हैं, उन मालिकान की औलादों को दे रखा है कि वो बीसीसीआई के चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी बन जाएंगे, वहाँ सब जगह आरक्षण है। तो सवाल यही है कि सारे मलाईदार पदों पर अगर आरक्षण है तो फिर उसका हिस्सा जो न्यायिक तौर पे होना चाहिए वो क्यों नहीं होना चाहिए? और ओबीसी कब तक ये जो झीनी चदरिया है हिंदुत्व की, जिसके पीछे देखिए तो आपको वो पूरी गैर बराबरी की, और सिर्फ यही नहीं कि आर्थिक गैर बराबरी है, हर तरह की गैर बराबरी की जो सड़ांध है वो बजा रही है, उस पर बात कब होगी? ये 21वीं सदी का भारत है, पढ़े लिखे लोग हैं। आपने बुनियादी शिक्षा को इतना खराब कर दिया कि वहाँ जहाँ पर ओबीसी का, दलित का, माइनॉरिटी का बच्चा जहाँ से जाकर के शिक्षा लेता है उसको आपने तबाह कर दिया। अब सिर्फ अमीर का बच्चे को अच्छी प्राथमिक शिक्षा मिल सकती है। यही हाल आपने कॉलेज का किया है कि अमीरों के कॉलेज अब आ गए हैं, विदेशी यूनिवर्सिटियां आ गई हैं, वहां कौन जाएगा? और इस जो चौपट व्यवस्था है इसमें भी आप हिस्सेदारी नहीं दे रहे। कोई दलित ओबीसी अभी इस पर बेचारा बात ही नहीं कर पा रहा है कि हमें एमिटी में भी आप हिस्सेदारी दे दीजिए। अभी ये बात ही नहीं हो पा रही है कि जो विदेशी यूनिवर्सिटीज आ रही है उसमें भी हिस्सेदारी दे दीजिए। जो चौपट कर दी व्यवस्था आपने उसमें भी हिस्सेदारी अपनी देना चाहते हैं। और ये सब चलता किसके पैसे से? इसी गरीब के पैसे से, इसी दलित के पैसे से, इसी ओबीसी के पैसे से, इसी पंचर बनाने वाले के टैक्स के पैसे से ये सब चलता है ना। तो ये बात तो अब सामने की है कि हमारे ही टैक्स के पैसे से ये जो इतना बड़ा कर्मकांड, जिसको हम राज सत्ता कहते हैं, नेशन स्टेट कहते हैं, ये जो चल रहा है उसमें हमारी भागीदारी क्या है? पिछली सरकार थी, हम उसके भी बड़े प्रशंसक नहीं थे, हम उस पर भी ये बात करते थे कि भाई शिक्षा का बजट क्यों कम किया जा रहा है, 7% से 5% क्यों हो रहा है और कम क्यों हो रहा है? आज तो हालत ये है कि जो पिछला था, जो 2013 में था, वही वापस अगर हम पा जाएंगे तो हम उसको उपलब्धि समझेंगे। और यही सवाल ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज का सवाल है। इससे तो आप आंख मूंद नहीं कर सकते। अभी तो देखिए, इसमें तो मुसलमान अभी आया भी नहीं अपना हिस्सा मांगने, कोई सिख ईसाई तो हिस्सा मांगने आया नहीं, हिंदू ही है ना। अपने हिंदू भाइयों को देने में क्या दिक्कत है? क्यों इतना बड़ा दिल नहीं है कि जिनका उपहास करते हो, जिनके साथ ऊना कांड करते हो, जिनके सर पे पेशाब करते हो, जिनके दफ्तर छोड़ने पे गौमूत्र से धुलाई करते हो उनके दफ्तर की, तो उनको अपमान से निकाल करके सम्मान के जीवन दे दो, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये वो लम्हा है जब उनका जो हिंदू प्रेम है उसकी असलियत खुल रही है। वो हिंदू प्रेम नहीं है, वो जातियों का प्रेम है, कुछ वर्गों का प्रेम है जो सामने आ रहा है। जितना बीजेपी इसका विरोध करेगी उतना ही वो अपने हिंदुत्व का जो पहलवान है
ओबीसी से जो निर्मित हुआ है उसको कमजोर करेगी। अगर उनके पास अच्छे सलाहकार होंगे, उनको बताएंगे कि ये मत कीजिए, इस बहाव में बह जाइए। और ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई रेपिस्ट अगर रेप के विरोध में कोई कानून बने और कोई ये कह दे कि नहीं ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा। ये कोई अपराधी कोई चोरी के लिए कानून बने और वो विरोधी जो विरोध करेगा कि नहीं चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी के विरुद्ध कानून नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल वैसा मामला है। ये बीजेपी को हर तरह से नुकसान पहुंचाएगा। ये वो लम्हा है जब आपको सही मायने में देश को सशक्त करने के लिए अपने जो सामाजिक नैतिक बल है उसको सामने लाइए। बिल्कुल। और अभी एक मैं रिपोर्ट देख रही थी, उस रिपोर्ट में था कि कैसे 45 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सिर्फ 4% ही प्रोफेसर ओबीसी से आते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर हम एक पूरे देश का अगर एक आंकड़ा ये मान भी लें कि 50 से 55% ओबीसीज हैं, तो आप ये देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 4% ओबीसीज। इससे बड़ा और जुल्म क्या हो सकता है एक आबादी के साथ कि उसका प्रतिनिधित्व जो है वो बिल्कुल ना के बराबर ही हो। और यही वजह है कि लगातार सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी को लेकर ये लगातार ये कहा जाता है कि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी, जब तक वो आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि किस जाति के कितने फीसद लोग इस देश में रहते हैं, तब तक उनको बराबरी नहीं मिल पाएगी उनकी आबादी के रेशियो के हिसाब से। और यही वजह है कि लगातार ये सियासत आजादी के बाद से, आजादी से पहले से भी ये गर्म होती रही है, लेकिन इससे अब तक जो है कुछ जो है एक कहे कि प्रैक्टिकल कदम जो उठाए जाने चाहिए वो अब तक किसी सरकार ने नहीं उठाए। जी आप कुछ ऐड करेंगे शिबा जी। मैं सिर्फ ये कह रही, आपको याद है जब वो छाती पीट करके इससे पहले के जो चुनाव था, आम चुनाव था, बिहार में जाकर के उन्होंने कहा था कि कितने प्रतिशत का पैकेज, जब पैकेज बांट रहे थे वो, तो किस तरह छाती, इतने 1000 करोड़ दिया जाए, इतने हजार, और मिला क्या? जो जीएसटी का रिटर्न जाना चाहिए वो तक नहीं मिल रहा है। तो ये तो सवाल हमारे सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ नहीं है कि जाति का सवाल है। वो सब जगह जहां ओबीसी जातियां मजबूत हैं वहां पर सेंटर का जो जाना चाहिए था, शेयर जाना चाहिए था, जो उनका हक था, जो कमा करके देते हैं जीएसटी एसजीएसटी से, वो भी वापस नहीं पहुंचा। और जो पैकेज की बात हो रही थी कि स्पेशल पैकेज मिलेगा, उसमें भी धोखा दिया। तो बिहार की जनता को तो विशेष रूप से इनसे पूछना चाहिए कि ना तो आप ओबीसी के मामले में ईमानदार रहे, ना आप जनरल कैटेगरी के हवाले से ईमानदार, आप पैकेज ही दे देते। तो सवाल यही है कि अगर केंद्र से कुछ मिलना ही नहीं है और फिर उसके बाद आप राजनीति, वहां की प्रदेश की राजनीति में भी आप ये कर रहे हैं, जनता आप समझदार है। और सबसे अच्छी बात है कि इंडिया अलायंस का जो हर कदम एक साबित कदम है, वो सोच समझ के ले रहे हैं। बिहार से शुरू हुआ है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, ये रुकेगा नहीं बिहार में, अभी ये सब जगह जाने वाला और देश स्तर पे होने वाला है। बिल्कुल। आखिरी मेरा सवाल शिवा जी आपसे कि अब देखिए एक टारगेट दे दिया गया है, जिस तरह से मैं पहले कह रही थी सरकारी मीडिया को कि इसको हिंदू बनाम मुस्लिम आप कैसे बनाएं, यानी कि हर चीज को हिंदू बनाम मुस्लिम ही बनाना है। वो अब ये कह दिया गया है कि जातियों में बांट कर ना देखें। आपको लगातार ये आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी भी ये कहते रहे कि देखिए जाति में बांट कर हिंदुओं को बांटा जा रहा है, हिंदुओं को डराया जा रहा है, हिंदू खतरे में है। तो इस तरह की तमाम चीजें कही गई। और अब जब ये जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ गए हैं, जब मोदी सरकार के माथे पर पसीना है, वो डरी घबराई हुई है कि आखिर वो समर्थन करेगी या इसको लेकर कोई प्रोपेगेंडा, कोई नया नैरेटिव गढ़ेगी, तो वो गढ़ने की तैयारी हो गई है। तो आपको लग रहा है कि इसको हिंदू बनाम मुस्लिम क्या वाकई में किया जा सकेगा? क्या जनता को ठगने का काम आने वाले इलेक्शन में ये तस्वीर दिखाकर किया जा सकेगा? 2 घंटे पहले ये काम शुरू हो चुका है। अगर आप अभी गोदी मीडिया को चेक करेंगे तो जो सबसे बड़ा चैनल है वो लगातार एनआईए के हवाले से एक रिपोर्ट चला रहा है। उसमें उन्होंने जो बकरे बांध करके ये लोग रखते हैं ऐसे मौकों के लिए कि सामने कर देंगे और फौरन इसको फ्रेश केस की तरह दिखाएंगे। उसमें हो गया है कि कुछ आतंकवादी, कुछ स्लीपर सेल फला जगह के थे, फला जगह से दिल्ली से बरामद हो गए। तो जो नेशनल मीडिया है उसको मैनेज करने की कोशिश तो हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। और मैं तो बार बार कहती हूँ कि भाजपा को तो अब अपने संगठन की जरूरत ही नहीं है। गोदी मीडिया उसका सबसे दमदार संगठन है जो उसके लिए काम करता है। तो अब मेरा ये एक भय जरूर है इसमें आज के दिन कि जैसे ही जातिगत जनगणना और जाति का सवाल उभर के सामने आएगा, ओबीसी अपना हक मांगेगा, तैसे ही इस देश में बहुत डर्टी हिंदू मुस्लिम शुरू हो जाएगा।
और वो हो सकता है पाकिस्तान वर्सेस हो सकता है वो आतंकवाद का कोई घटना घट जाए, कोई बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाए, या जो आज गोदी मीडिया ने आज ही से शुरू किया है, जो उनके पास जो उनकी अपनी एजेंसी से जो सियासत का रुख बदलने के लिए काम में लाई जाती है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एटीएस हो, चाहे एनआईए हो, आईटी हो, तो वो एजेंसीज अपना काम शुरू कर चुकी है। 2 घंटे पहले से गोदी मीडिया पर लीड चल रही है। ये जाति का जो सवाल है उसके अंदर जो हिंदू हित की बात है, क्या ओबीसी हिंदू नहीं है? क्या ओबीसी के अंदर की जो और जातियां हैं, ईबीसी की खासकर मैं बात करूंगी, क्या वो हिंदू नहीं है? तो उनको हिंदू से इतर बना करके, हिंदू हित माने सिर्फ मुसलमान से लड़ो तो हिंदू हित है, और कोई हिंदू हित नहीं है। अपनी भलाई के बारे में मत सोचो। इस देश के राजा को बनाओ, उसको चलाओ, उसके वैभव का, उसके ऐशो इशरत का, उसके यश का ध्यान रखो। वो जब तक है तुम अपने सारे सपने भूल जाओ। अगर एक ओबीसी का लड़का, ईबीसी का लड़का, एमबीसी का लड़का अपने लिए कोई सपना देख ले, तो उसको कहा जाता है कि देश के ऊपर आतंकवाद का खतरा है, या मुसलमान आ जाएगा, या इसी तरह की कोई बात जो उसको बता दी जाएगी कि देश के लिए कुर्बान हो जाओ। अग्निवीर में भी इन्होंने इस देश के नौजवानों से इतनी बड़ी आहुति ले ली है। ठीक है, तो ये काम शुरू हो चुका है गोदी मीडिया पे। अभी आप देखिए, आई होप कि कोई बहुत डर्टी जॉब ये लोग ना करवाएं किसी से, और उसका सारा ठीकरा फिर सियासत में हिंदू मुसलमान के ऊपर आ जाएगा। तो हमें उससे सतर्क रहना है, और जितना मीडिया इसके ऊपर पहले से बात करेगा, प्रीएम्प्टिव डिस्कशन हो जाएगा, उतना ही इनके ऊपर रोक लगेगी। ये भी जरूरी है जी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और तमाम सत्यपाल मलिक से लेकर और तमाम जो लीडर्स हैं कांग्रेस के और शिवसेना के, वो लगातार इन बातों को कहते रहे हैं। जनवरी की बात वो कहते रहे हैं, जब अयोध्या का मंदिर का, राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा कि उस वक्त कुछ हो सकता है, इलेक्शन से पहले कुछ बड़ा हो सकता है। ये बात, ये खदशे लगातार जारी होते रहे हैं। और राहुल गांधी भी जब अभी गए थे यूरोप के दौरे पर, तब भी उन्होंने ये कहा था कि 2014 से पहले इलेक्शन जो है एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में हुआ करते थे, एक लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन लड़े जाया करते थे। लेकिन अब 2014 के बाद से सब कुछ बदल गया है। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस, दैट्स व्हाट ही सेड कि ये अब इंडिया का जो पूरा निजाम है उससे लड़ाई है। यानी कि जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे हम कोर्ट्स की बात करें या एजेंसीज की बात करें, सिस्टम की बात करें, उस सब की, और जो इंडिया गठबंधन है या फिर जो दूसरी पार्टीज हैं, उनकी ये लड़ाई है। तो ये तमाम बातें कही जा रही हैं, अब ये आंकड़े सामने आ गए हैं। देखना ये होगा कि जो मॉडल तैयार किया गया है, अब इस पर किस तरह की राजनीति होती है और अगला कदम क्या उठाया जाता है। बहुत शुक्रिया शिवाजी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम लोगों का, तमाम दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप डीबी लाइव के साथ बने रहिए। नमस्कार।